बीकॉम पार्ट फर्स्ट के बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर के बारे में पिछले टर्न पर अपन चर्चा कर रहे थे और डिमांड एनालिसिस, मांग का नियम या मांग विश्लेषण, इसके बारे में अपन ने अब तक समझने का प्रयास किया कि मांग किसे कहते हैं और आवश्यकता, इच्छा, मांग, इन तीनों शब्दों में क्या परस्पर संबंध है और इनमें क्या विभेद है, मांग के क्या विशिष्ट गुण हैं, या कब कोई इच्छा या आवश्यकता मांग कही जाएगी, फिर बाजार मांग, व्यक्तिगत मांग, इसके बारे में अपन ने बात की। और आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मांग के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये कहें कि मांग का नियम क्या है। हमारे दैनिक अनुभव की बात ये है, हम ये महसूस करते हैं सामान्यतः, हम जब लोगों के क्रय व्यवहार को देखते हैं तो हमें देखते हैं कि जब कोई चीज़ सस्ती होती है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, और जब कोई वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उस वस्तु की डिमांड कम हो जाती है। ये जो क्रय व्यवहार है और जो वास्तव में इंट्रोस्पेक्टिव मेथड के ऊपर आधारित है, अंतर विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित है, इसमें हम ये देखते हैं कि मैंने महसूस किया है अपने ऊपर कि मैं किसी वस्तु की अधिक इकाइयाँ तब खरीदता हूँ जब उसकी कीमत कम हो जाए, भले मुझे कितनी अच्छी न लगे, और कीमत कम होने पर भले मुझे वस्तु कितनी अच्छी लगती हो, परंतु मैं उसकी डिमांड पहले की तुलना में कम कर देता हूँ। ये जो प्रवृत्ति है, अर्थात कम कीमत पर वस्तु की ज़्यादा इकाइयाँ खरीदना और अधिक कीमत पर कम खरीदना, इसको ही अर्थशास्त्र में मांग का नियम कहा जाता है। अर्थात मांग का नियम एक कथन है जो ये कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है तथा अधिक कीमत होने पर उसकी मांग घट जाती है। ये जो इनवर्स रिलेशनशिप है, ये जो विपरीत संबंध है वस्तु और उसकी मांग मात्रा में, इसको ही हम अर्थशास्त्र में मांग का नियम के नाम से जानते हैं। मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। यह ये बतलाता है कि किसी वस्तु की मांग में और उसकी कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है। इसे ये मांग का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। एज द प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी और डिमांड डिक्रीजेस, एंड वाइस वर्सा, when the price decreases, the demand of that commodity increases. This inverse relationship is known as law. अब बात ये आती है कि अर्थशास्त्र एक मानवीय विज्ञान, सोशल साइंस है, मानव समाज से जुड़ा हुआ है, और मैं पहले ही आपको कह चुका हूं कि अर्थशास्त्र के जो नियम हैं वो औसत रूप से लागू होते हैं, वो 100% एक्यूरेसी लागू नहीं होते हैं। उसका कारण ये है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और इसकी जो विषय सामग्री है वो क्या है, वो है मनुष्य। और मनुष्य के व्यवहार के बारे में कोई भी बात आप 100% एक्यूरेसी से आप नहीं कह सकते, सामान्यतः कह सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अर्थशास्त्र के लिए जो है वो औसत रूप से लागू होते हैं। और उसका कारण भी है कि जो हमारे आर्थिक नियम हैं वो काल्पनिक और मान्यता प्रधान होते हैं।
उसका जो बेसिक कारण है वो ये है कि एक तो हमारी जो विषय सामग्री है वो जीवित मनुष्य है, वह चेतन है, विवेकशील है, भावनात्मक है, भावना प्रधान है, विवेक है, बुद्धि है, उसमें इमोशंस है। और ये सब चीजें मानवीय जो पक्ष है व्यक्ति का, ये सदैव उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, उसको आप एक कमोडिटी की तरह इस्तेमाल नहीं करते। और दूसरा कि हमारी जो प्रयोगशाला है, जहाँ हम अर्थशास्त्र के नियमों को प्रयोग होता हुआ देखते हैं, या जहाँ से हम नियमों को प्राप्त करते हैं या उनके लिए सामग्री प्राप्त करते हैं, वो हमारी प्रयोगशाला भी कोई लिमिटेड एनवायरनमेंट वाली प्रयोगशाला नहीं है जैसे कि विज्ञान में। हमारी प्रयोगशाला एक खुला बाजार है, वो स्थानीय हो सकता है, क्षेत्रीय हो सकता है, राष्ट्रीय हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय, यानी वो एक लिमिटेड दायरे में उसको हम नहीं ला सकते। और फिर हमारे पास में मुद्रा जो मानदंड है, जो हमारा मॉनेटरी स्टैंडर्ड है, वो भी अपने आप में अपूर्ण है, उसकी भी एक सीमाएं हैं। वो क्यों है? वो इसलिए है कि मुद्रा भी एक वस्तु है, और मुद्रा का मूल्य, जिसको हम दूसरे शब्दों से क्रय शक्ति कहते हैं, वो भी उसकी मात्रा के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। मुद्रा ज्यादा होगा, सीमांत मुद्रा कम होगी, क्रय शक्ति भी कम होगी, अर्थात मुद्रा की वैल्यू भी कम होगी, परचेंग पावर भी कम होगी। मुद्रा कम होगी, मार्जिनल वैल्यू ऑफ मनी ऊंची होगी, वैल्यू ऑफ मनी भी उतनी ऊंची होगी। ये इसके पीछे मान्यता है। तो इन्हीं सब बैकग्राउंड में हम ये मानने का प्रयास या जानने का प्रयास करते हैं कि इस नियम की अन्य बातें क्या है। तो पहली बात है वो ये है कि उपभोक्ता की आय यथावत रहनी चाहिए। पहली बात तो क्या है? उपभोक्ता की आय यथावत रहनी चाहिए। उपभोक्ता की आय यथावत रहनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि क्रय शक्ति वस्तु की कीमत से तो प्रभावित होती है, आय से भी होती है। मान लीजिए वस्तु की कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं आया, परंतु आय हमारी बढ़ गई या घट गई, तो निश्चित रूप से हमारी क्रय शक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। और भले ही वस्तु की कीमत पर प्रभाव, तो वस्तु की कीमतें पूर्ववत ही। मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 100 रुपये प्रति इकाई है, आज हमारी कोई सर्टेन इनकम है और वो इनकम हमारी बढ़कर के डबल अप हो जाती है, तो भले ही वस्तु की कीमत तो कम नहीं हुई, परंतु हम अपनी बढ़ी हुई मौद्रिक आय की वजह से उस वस्तु की पहले की तुलना में ज्यादा इकाइयां परचेज कर पा सकने की कैपेसिटी में हो जाती है। तो वहां मांग का नियम कैसे लागू हुआ? कीमत में तो परिवर्तन हुआ ही नहीं, इसीलिए कहा गया है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। या मान लीजिए उल्टा समझिए आप कि इनकम कम हो गई और वस्तु की कीमत वही की वही है, तो हम चाहते हुए भी उस वस्तु की पूर्वत इकाइयां खरीदने में अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे। डेफिनेटली इसलिए करेंगे कि हमारी इनकम का जो लेवल है वो पहले की तुलना में घट गया है। तो यह जो कारण है आय का, इसको हमने क्या माना अन्य बातों में कि मांग का नियम जभी लागू होगा जबकि हमारी जो आय है वो स्थिर होनी चाहिए, यानी जिस अवधि का आप स्टडी कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार से उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नंबर दूसरा देखिए, उपभोक्ता की आदतें, स्वभाव एवं रुचियां अपरिवर्तित रहना चाहिए। मांग के नियम की मान्यताओं में दूसरी बात यह है कि उपभोक्ता की रुचि, आदत और स्वभाव ये परिवर्तनशील नहीं होने चाहिए। मान लीजिए उपभोक्ता की रुचियों में, आदतों में, स्वभाव में फर्क आ जाता है,
तो निश्चित रूप से वहां भी मांग का नियम लागू नहीं होगा। मान लीजिए हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु की तुलना में अधिक तरजीह प्रदान करते हैं, चाहे रंग से, चाहे रूप से, चाहे गुण से, चाहे किसी अन्य कारण से। अब भले उस वस्तु के भाव कुछ भी हो जाए, हम उस वस्तु के प्रति जो हमारा रुचि का भाव है, जो अधिमान्यता का भाव है, जिसको हमने अपने भीतर अंगीकार कर लिया है, ये हमें कीमत के प्रति उदासीन बना देता है। तब हम मांग के नियम की कल्पना नहीं कर पाते। तो इसीलिए कहा गया है कि रुचि में, आदतों में, स्वभाव में, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप विज्ञापन को देखिए साहब, आप टीवी के आगे बैठते हैं और आपके सामने थोड़े थोड़े समय में विज्ञापन आने लग जाते हैं, और आप देखते हैं कि विज्ञापन में महिलाएं और छोटा बच्चा या बच्ची, ये उसमें अवश्य उसका एक पार्ट होते हैं विज्ञापन का। और कई विज्ञापन तो आप देखिए कि उसमें अधिकतर या तो महिलाएं होगी, या बच्चे होंगे, या महिला बच्चे होंगे, और व्यक्ति उसमें पुरुष जो है वो एक गौण रूप में होगा या नहीं होगा। और कई कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि पुरुषों का एडवर्टाइजमेंट, पुरुषों से संबंधित वस्तुओं का एडवर्टाइजमेंट भी महिलाएं करती है, या वो उसके साथ में जुड़ी हुई है। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक स्ट्रेटजी है, और वो स्ट्रेटजी ये है कि महिलाएं घर का डिसाइडिंग फैक्टर होती है, परचेजिंग पावर, घर के बजट का और डिसाइडिंग फैक्टर होती है। घर में कौन सी वस्तु मंगाई जाएगी, कौन सी वस्तु कितनी मात्रा में मंगाई जानी है, कब मंगाई जानी है, कहाँ से मंगाई जानी है, ये सब वो डिसाइड करके रखती है। अब मान लीजिए कोई महिला किसी विज्ञापन से प्रभावित हो जाती है, तो लंबे समय तक या प्रभावित है, तो उस कंपनी के लिए वह विज्ञापन कितने मूल्यवान क्रेता उत्पन्न कर देता है, जो लंबे समय तक उसका क्रेता बना रहेगा। इसी प्रकार से घर में छोटे बच्चे हैं, वो किसी बात को आज अपने मन में बैठा लेते हैं, तो कितने लंबे समय तक वो किसी कंपनी के लिए उपभोक्ता के रूप में रहेंगे, आप अनुमान लगाइए, बहुत लंबे समय तक। तो ये स्ट्रेटेजिकली ये विज्ञापनों में सहारा लिया जाता है। मैं अपना उदाहरण दूँ, मैं बहुत छोटा था, शायद 5वीं 6वीं या 7वीं क्लास में पढ़ता था। उस समय फाउंटेन पेन का एक टाइम था, जिसको आज के बच्चे तो शायद इतना यूज नहीं करते, स्याही भरते और स्याही भर के और उससे लिखने का काम हम लोग बचपन में किया था। मैं मेरे फादर से कहता कि पेन लेके आना, तो मैं ये विशेष रूप से कहता कि हरिसन का पेन ही लेके आना। बार बार कहता उनसे हरिसन पेन लाना, हरिसन के अलावा दूसरा पेन मत लाना। वो भी हंसते कि भाई पेन नहीं, हरिसन का पेन लाना। उसका रंग, उसके लिखावट या कोई भी कारण ने मुझे इतना प्रभावित कर दिया था कि आज मुझे वो हरिसन पेन हाथ में लेके वर्ष हो गए होंगे, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, परंतु उस जमाने में मेरी आवश्यकता थी। और आज भी शायद फाउंटेन पेन का टाइम होता तो मैं निश्चित रूप से जाके ये कहता कि भैया हरिसन का पेन। तो मैंने मेरी बात को सह उदाहरण आपको इसलिए बतलाने का प्रयास किया है कि इस प्रकार की रुचि और अधिमानता की कोई स्थिति होती है, या वस्तु के व्यक्ति को स्वभाव से ही अपने ये उपयुक्त मान लेता है, तो वो भी मांग का नियम वहाँ पर लागू नहीं। नेक्स्ट देखिए सर, संबंधित वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तुएं, मैंने आपको बताया था कि संबंधों के आधार पर वस्तुएं 3 प्रकार की हो सकती है, या तो स्थानापन्न वस्तु, या पूरक वस्तु, या स्वतंत्र वस्तुएं। स्थानापन्न, पूरक या स्वतंत्र। स्थानापन्न वस्तु तो वह है जिसको हम एक के स्थान पर दूसरी का जब प्रयोग कर सकते हैं तो वो एक दूसरे के स्थानापन्न कहलाती है। जैसे चाय कॉफी को हम स्थानापन्न कह सकते हैं। तेल में इतने सारे ब्रांड आते हैं, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, रिफाइंड ऑयल या ऑयल, एक
दूसरे के स्थानापन्न। वनस्पति घी की बात करते हैं, बहुत सारे आते हैं, पर वो एक दूसरे के स्थानापन्न कहे जा सकते हैं। चाय कॉफी को ले सकते हैं, स्थानापन्न कहे जाते हैं। ठीक है, तो स्थानापन्न वस्तुएं जो है उसमें बेसिक बात निकल कर ये आती है कि जब किसी एक वस्तु या एक आवश्यकता की पूर्ति भिन्न भिन्न वस्तुओं से आप स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हो अलग अलग टाइम पर, तो वो एक दूसरे के स्थानापन्न कही जाती है। तो यहाँ ये है कि मांग के नियम में हम डिमांड की बात करेंगे, डिमांड ऑफ एक्स वस्तु की मांग के बारे में बात करें। और सपोज कीजिए वाई वस्तु जो उसकी स्थानापन्न है, उस वस्तु की प्राइस में परिवर्तन आ जाता है, घट जाती है, तो क्या होगा? उपभोक्ता आसानी से एक्स वस्तु के स्थान पर वाई वस्तु का इस्तेमाल करने लग जाएगा, भले एक्स वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी प्रकार से मान लीजिए एक्स वस्तु की कीमत घट गई और वाई, या मान लीजिए कि जो वाई स्थानापन्न है उसकी प्राइस बढ़ गई, पहले घटी थी अब बढ़ गई, क्या होगा? उपभोक्ता जो पहले वाई का इस्तेमाल कर रहे थे, वाई को छोड़ करके कहाँ आ जाएंगे? एक्स पर आ जाएंगे। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो। आज आप कल्पना कीजिए कि देशी घी और तेल एक ही भाव आ जाए या दोनों में कम अंतर रह जाए, तो क्या होगा? लोग आसानी से क्या है, तेल के स्थान पर घी का प्रयोग करने लग जाए। अभी आप पिछले 3-4 साल में आप देखिए, पेट्रोल और डीजल दोनों के भाव में काफी अंतर हुआ करता था, और लोग बाग पेट्रोल के स्थान पर डीजल की वाहनों को, कारों को लेना ज्यादा पसंद करते थे। वो इसलिए कि कीमतों में अंतर था, स्थानापन्न थे, रनिंग कॉस्ट डीजल की कम पड़ती थी, तो लोग कार के जो पेट्रोल वाली गाड़ी के स्थान पर लेते थे, डीजल की ले लेते थे। कुछ समय से सरकार ने ये किया कि इस गैप को कम कर दिया। आज पेट्रोल डीजल बराबर से हैं, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। आप क्या देख रहे हैं कि वो जो मार्केट पहले डीजल की तरफ था, अब पेट्रोल की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अर्थात लोग डीजल के स्थान पर पेट्रोल ज्यादा परचेज कर रहे हैं, गाड़ियां, समझ रहे हैं? तो यहां मैं यही कहना चाहूंगा इन उदाहरणों के माध्यम से कि स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मांग का जो नियम है वो वस्तु स्वयं उसकी कीमतों में और उसकी मात्रा में जो संबंध पाया जाता है उसी की व्याख्या है। इससे जुड़ा हुआ पूरक वस्तुएं, कंप्लीमेंट्री गुड्स, पूरक वस्तुएं वो होती हैं जिनको हम एक दूसरे के को साथ साथ प्रयोग में लेते हैं। यानी जब हमारी एक आवश्यकता की पूर्ति, मान लीजिए 2 वस्तुओं का अपन उदाहरण लें, उनको एक साथ जब प्रयोग करते हैं तो पूरक वस्तुएं हैं। जैसे साहब कार और पेट्रोल, मोबाइल और पेट्रोल, पेन और स्याही, ये पूरक वस्तुएं कही जाएंगी। क्योंकि लिखना हमारी आवश्यकता है, तो कागज चाहिए तो पेन भी चाहिए, पेन चाहिए तो स्याही भी चाहिए, ये पूरक है एक दूसरे। गाड़ी में बहुत अच्छी हो, पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी का मतलब नहीं, मानते हैं। तो पूरक वस्तुओं की कीमतों में यदि परिवर्तन आता है तो भी मांग का नियम लागू नहीं होता। जैसे मान लीजिए कार की कीमत तो वही की वही रहती है, परंतु पेट्रोल बहुत सस्ता हो जाता है, तो क्या होगा? कार की डिमांड बढ़ जाएगी, जबकि उसकी कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं। या पेट्रोल की डिमांड प्राइस बहुत हायर हो गई है और गाड़ी की कीमत वही की वही है, तो भी आप देखेंगे कि ऊंची कीमतों के कारण उस गाड़ी जो पहले ज़्यादा बिक रही थी उसकी सेल के ऊपर फर्क आ जाएगा, पहले की तुलना में कम होगा। तो ये कहा गया है कि पूरक वस्तुएं और स्थानापन्न वस्तुएं जो हैं उनकी कीमतों में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए।